ये है रॉक क्लाइंबिंग के इतिहास की 5 सबसे बड़ी तकनीकी विफलताएं। कुछ इतनी दुर्लभ हैं कि विशेषज्ञों ने पहले कभी नहीं देखा। हर एक गलती का अंत एक घातक त्रासदी में हुआ और आप अभी देखने वाले हैं कि क्यों। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। अधिकांश लोग ग्रीस का सोचते ही सफेद इमारतें, नीला पानी, तेज धूप और समुद्र में फैले द्वीप याद करते हैं। वे शायद इसे दुनिया के प्रमुख रॉक क्लाइंबिंग स्थलों में नहीं मानते, लेकिन यही तो कलिमनोस द्वीप था। एजियन सागर से सीधे ऊपर उठती हुई विशाल नारंगी चूना पत्थर की चट्टानें। ये वो जगह है जहां जाने का पर्वतारोही सपना देखते हैं, और एक आदमी के लिए यह लगभग दूसरा घर था। उसका नाम पैटर ह्रुवेन था। उसके दोस्त उसे क्लाइंबिंग की दुनिया के सबसे दयालु लोगों में से मानते थे। वो बोलने से ज्यादा मुस्कुराता था। 60 साल की उम्र में भी पटर ऐसी चढ़ाइयां कर रहे थे जो आधी उम्र के लोग सोच भी नहीं सकते। 27 मार्च 2026 को पैटर एक और खूबसूरत दोपहर कालिमनोस के जुरासिक पार्क सेक्टर में बिता रहे थे। उस दिन उनका लक्ष्य था सेंट सावास नामक एक क्लासिक 60 फुट की चढ़ाई करना। और उस दिन या उस चट्टान में कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। मौसम अच्छा था, चट्टान सूखी थी और पटर अपने करीबी दोस्त के साथ रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे, जो आमतौर पर 2 लोगों के साथ होती है। उस सुबह पैटर पहुंचे, हाथों पर चौक लगाया और जल्दी ऊपर चढ़ गए। सेंट सवास ने चट्टान में हर कुछ फीट पर धातु के बोल्ट लगाए थे, जो ऊपर तक फैले थे। पैटर चढ़ाई के दौरान इन बोल्ट्स तक पहुंचकर अपनी रस्सी को उनसे जुड़े छल्ले में फंसा देते। फिर वो अगले बोल्ट तक चढ़ते और उसमें रस्सी फंसा देते, एक के बाद एक बोल्ट चट्टान के ऊपर तक। इसका मकसद है कि अगर वो फिसले भी तो उतनी ही दूर गिरेगा जितनी दूर आखिरी बार रस्सी फंसाई थी, क्योंकि वहीं रस्सी पकड़ लेगी। उसके दोस्त का काम नीचे जमीन पर था कि वो रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़े और उसे इतना ढीला रखे कि वो आसानी से हिल सके, लेकिन इतना कसकर भी रखे कि अगर वो गिरे तो उसे तुरंत रोक सके। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये एक अजीब तरह का भरोसा है। नीचे से रस्सी संभालने वाला साथी उसके हाथ पैर नहीं देख सकता था, ना ही जान सकता था कि वह क्या कर रहा है। उन्हें बस रस्सी में कभी झटका, कभी ठहराव महसूस कर तैयार रहना था। लेकिन मेरा मानना है कि जब आप 60 साल के हो जाते हैं और सालों से साथ में चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हर हरकत का क्या मतलब है। पैटर ऊपर पहुंच गए और वहां वह एंकर कहलाने वाली एक जगह तक पहुंचे। ये मूल रूप से 2 बोल्ट होते हैं जिन्हें एक छोटी सी चेन से जोड़ा जाता है, और पैटर ने खुद को उसमें क्लिप कर लिया ताकि वो वापस नीचे झूल सकें। और बस इतना ही था। मुश्किल काम अब खत्म होना चाहिए था। उन्होंने वही किया जिसके लिए वो यहां आए थे। पेटर ने शायद अपनी उपलब्धि का आनंद लेने के लिए एक पल लिया, इससे पहले कि उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वो वापस नीचे आने के लिए तैयार हैं। और यही इस कहानी का आखिरी सामान्य वाक्य है। नीचे उतरने के लिए पेटर को बस इतना करना था कि वह मुड़ें, चट्टान को छोड़ दें, अपने हार्नेस में झूले की तरह बैठ जाएं, फ्री फॉल करें और बाकी काम अपने साथी पर छोड़ दें। नीचे उतरते समय, अगर आप इसे काम कह सकते हैं, तो बस इतना करना था कि चढ़ाई के दौरान सुरक्षा के लिए जो धातु के छल्ले पेटर अपने साथ लाए थे, उन्हें निकालना था। वो उन्हें वही छोड़ नहीं सकते थे। ये चढ़ाई की बुरी आदत है, और 60 साल के पेटर ऐसे नहीं थे। जैसे ही दोस्त ने हर कुछ फीट पर उतारा, पेटर आगे बढ़ते, बोल्ट से सबसे ऊपर वाला छल्ला निकालकर अपनी बेल्ट में लगा लेते। फिर दोस्त उन्हें थोड़ा और नीचे उतारते और पेटर वही करते। यह सिलसिला चलता रहा जब तक कि एक समय पेटर लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूल रहे थे। वो पूरी तरह से शांत थे। उन्हें जो चीज ऊपर पकड़े हुए थी वह एक धातु की चेन एंकर थी, जिसे एक कार का वजन सहने के लिए डिजाइन किया गया था। और उनके पास बस क्या, नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए बाकी रास्ते में 3 बोल्ट ही निकालने बाकी थे। वो सुरक्षित थे। जैसे ही उन्होंने दोस्त को अगले बोल्ट तक नीचे उतारने का इशारा किया, तभी वो हो गया। धीरे धीरे और हल्के से रस्सी खींचने के बजाय पेटर ने एक तेज, जोरदार धातु जैसी चटकने की आवाज सुनी, ठीक उसी समय जब रस्सी पूरी तरह ढीली हो गई।
पलक झपकते ही वह तेजी से गिरने लगे। वो 40 फीट खुले आसमान में नीचे गिर गए और पहाड़ के बीच में एक पथरीले किनारे पर जोर से आकर गिरे। आप सोच सकते हैं, जब 60 साल का शरीर अचानक बिना चेतावनी पहाड़ी चट्टान से टकराए तो कितना दर्द होता है। लेकिन शरीर में हो रहे दर्द और पीड़ा के अलावा पैटर के दिमाग में जो चल रहा था वो था भ्रम। आखिर अभी अभी हुआ क्या था? क्या उसके दोस्त ने सच में रस्सी छोड़ी थी? अगर छोड़ी भी तो उसने ये सेफ्टी बोल्ट्स इसीलिए लगाए थे, फिर ये काम क्यों नहीं आए? क्या चल रहा था? नीचे जमीन पर उसकी दोस्त घबराहट में चिल्लाई, पैटर, पैटर! और बाकी पर्वतारोही जो गिरने की आवाज सुन चुके थे, चट्टानों पर दौड़ते हुए उसकी तरफ भागे। सबसे बुरा होने का डर था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो हैरानी हुई कि वह सही सलामत था, जबकि वह इतनी ऊंचाई से गिरा था। उसकी टांगों में खरोंचें थीं, कमर में दर्द था, लेकिन वो जिंदा था। अब बस उसे पहाड़ से नीचे डॉक्टर के पास ले जाना था। यहीं से कहानी ऐसी हो जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पैटर के दोस्त ने तुरंत मदद के लिए कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ जो आपातकालीन ऑपरेटर था वो अंग्रेजी नहीं बोलता था और पैटर की चढ़ाई करने वाली टीम में कोई भी ग्रीक भाषा नहीं जानता था। इसलिए यह समझाना बेहद मुश्किल था कि वे किस दूरदराज की चट्टान पर फंसे हुए हैं। उन्होंने बचाव हेलीकॉप्टर की मांग की, लेकिन उन्हें बताया गया कि इलाके की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता। पास में केवल कालिमनोस बचाव टीम ही मदद कर सकती थी, और इस टीम को, जो लगभग पूरी तरह से बहादुर लेकिन आम स्वयंसेवकों से बनी थी, पेटर तक पहुंचने में 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। पेटर दोपहर 3:30 बजे गिरा था। जब तक वे आखिरकार उन्हें स्ट्रेचर पर बांधकर नीचे ले जाने लगे, तब तक सूरज डूबने लगा था। यानी वो 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक गहरे, असहनीय दर्द में रहा, और नीचे जाते समय हालात और भी ज्यादा अस्त-व्यस्त हो गए। हादसे की जगह तक कोई सड़क नहीं थी, कोई एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए स्वयंसेवकों के पास पैटर को हाथों से एक संकरी पथरीली पहाड़ी पगडंडी पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे और थकाऊ कदम उठाए, बार बार रुकते हुए, ताकि स्ट्रेचर को गिराए बिना पगडंडी के खड़ी हिस्सों को पार कर सकें। यह बिल्कुल भी पेशेवर नहीं था। एक चश्मदीद ने बताया कि चलते वक्त एक बचावकर्मी के बैग से मेडिकल सप्लाई गिर गई। एक बार पैटर को उल्टी आई तो किसी ने पास रखा बैग पकड़कर उसे दे दिया ताकि वो घुट न जाए। रात 9 बजे तक घंटों अंधेरे में पहाड़ से नीचे उतरने के बाद भी वे सिर्फ एम्बुलेंस तक पहुंचने वाले रास्ते का सिर्फ आधा हिस्सा ही तय कर पाए थे। लेकिन पेटर का शरीर जवाब दे चुका था। वह धीरे धीरे होश में आता जाता रहा, और दुख की बात है कि 5 घंटे से ज्यादा समय तक जमीन पर धक्के खाते रहने के बाद पैटर हॉब्रेन अस्पताल ले जाते समय चल बसे। स्वाभाविक रूप से रॉक क्लाइंबिंग दुर्घटनाओं में लगभग हमेशा किसी न किसी तरह की मानवीय गलती शामिल होती है। तो जब जांचकर्ताओं ने उस दिन क्या हुआ था इसकी जांच शुरू की, तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद उसने कुछ गलत क्लिप किया होगा, या शायद कोई गांठ खुल गई होगी, या कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब दुनिया भर के क्लाइंबर्स को सच में पता चला कि यह क्या हुआ था, तो वे डर गए। मैं समझाता हूं। पैटर गिर गया क्योंकि चट्टान के ऊपर उसे पकड़ने वाले धातु के एंकर टूट गए थे, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं था। क्लाइंबिंग में एंकर बोल्ट सबसे भरोसेमंद उपकरणों में हैं। ये दशकों तक चलने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ निर्माता कहते हैं कि सूखी चट्टानों और सामान्य हालात में ये 50 साल तक चल सकते हैं, लेकिन कलिमनोस सामान्य नहीं है। ये एजियन सागर के किनारे पर बसा है, जिसका मतलब है कि उस चूना पत्थर में ड्रिल किया गया हर एक बोल्ट अपनी पूरी जिंदगी नमकीन समुद्री हवा में सांस लेता है। और जब नमक धातु के अंदर गहराई तक चला जाता है तो उसमें छोटी छोटी दरारें बनने लगती हैं, जो अंदर से बाहर की ओर फैलती जाती हैं। लेकिन सिर्फ देखकर आपको इसका पता नहीं चल सकता। और सेंट सवस पर लगे बोल्ट 2002 से उस चट्टान में लगे हुए थे, यानी 24 साल तक वही खारा हवा चुपचाप उन बोल्ट्स पर असर कर रही थी। मुझ पर भरोसा करो, ये और भी बुरा होता है। बोल्ट्स का फेल होना कोई अनसुनी बात नहीं है। ये बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी होता है। जो बहुत कम होता है वो ये है कि एक बोल्ट फेल हो
और उसके ठीक बाद नीचे वाला अगला बोल्ट भी तुरंत टूट जाए। इसे सीक्वेंशियल फेलियर कहते हैं और ये इस खेल में 2 बार बिजली गिरने जैसी सबसे करीबी घटना है। पेटर ने अपनी जान एक ऐसी दुर्लभ दुर्घटना में गंवा दी जो जिंदगी में एक बार होती है और जिसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसकी मौत ने द्वीप पर बहुत कुछ बदल दिया। 10 क्लाइंबिंग सेक्टर तब तक बंद रहे जब तक सभी बोल्ट जांचे नहीं गए। उसके अपने देश की क्लाइंबिंग फेडरेशन ने उसे मरणोपरांत मानद सदस्यता दी। किसी ने उसके नाम पर उसी रिबोल्टिंग प्रयास को फिर से चेक गणराज्य में लाने के लिए धन जुटाना शुरू किया, लेकिन इनमें से कुछ भी उस 60 साल के आदमी को वापस नहीं ला सकता जो बस चढ़ना चाहता था और सब कुछ सही किया था। अब कृपया इन 5 के दौरान मेरे साथ बने रहें क्योंकि ये और भी बुरे होते हैं। मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मिली एक कहानी है जो अंत में आती है और आज भी मेरे दिमाग में है। यही वो कहानी है जिसने मुझे सबसे पहले ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। ये दिल तोड़ने वाली और भयानक कहानी है, खासकर माता पिता के लिए। वीडियो देखते रहें, हम धीरे धीरे उसी तक पहुंच रहे हैं। अगर आपने पेटर की कहानी से सीखा है कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सोचिए। पेटर के गिरने से 2 साल पहले अलबामा के चेरोकी रॉक विलेज में 18 वर्षीय पर्वतारोही उस सैंडस्टोन दीवार पर एक अलग समस्या का सामना कर रही थी जिसे पर्वतारोही पसंद करते हैं। उसका नाम यूटोंग झांग था, लेकिन सभी उसे फेई बुलाते थे और सच कहूं तो फेई पेटर से बिल्कुल अलग थी। दोनों की तुलना करना मुश्किल था। वो 18 साल की थी और ये उसका बाहर चढ़ाई करने का सिर्फ दूसरा मौका था। पेटर के विपरीत फेई टॉप रोपिंग कर रही थी, यानी वो ऊपर से बंधी फिक्स्ड रस्सी पर थी। रस्सी उसके पास नीचे आती है, फिर चट्टान के किनारे से ऊपर जाकर नीचे किसी के पास जाती है जो सिरा पकड़े है। ऐसे में फिसलने पर वो मुश्किल से ही हिलती है। शुरुआती लोगों के लिए यह सबसे सुरक्षित चढ़ाई तरीका है क्योंकि फिसलने पर भी आप नहीं गिरते। रस्सी पहले से ही ऊपर होती है और आपको हमेशा थामे रहती है। फेई उस दिन अपने समूह में मिस्टी मार्ग पर सबसे आखिर में चढ़ी और जैसे ही फेई ऊपर चढ़ रही थीं, वो अपने समूह के अन्य लोगों द्वारा दीवार पर छोड़े गए गियर को भी इकट्ठा कर रही थीं, जो उन्होंने ऊपर चढ़ते समय क्लिप किया था। इस मार्ग के सबसे ऊपर एंकर था, लेकिन जिस चेन में पेटर ने क्लिप किया था उसकी जगह यहां एक चीज थी जिसे मस्की हुक्स कहा जाता है। ये 2 भारी स्टील हुक होते हैं जिन्हें चट्टान में ड्रिल करके लगाया जाता है और इनमें स्प्रिंग लोडेड गेट होता है। यह विचार है कि रस्सी को हुक्स में डालें, गेट खुद बंद हो जाता है ताकि रस्सी न गिरे। यह बहुत सुरक्षित है, लेकिन याद रहे फेई नहीं थी। उसके दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे और ज्यादा एहतियात बरतना चाहते थे, तो फेई के ऊपर जाने से पहले दोस्तों ने टॉप एंकर में एक और उपकरण जोड़ दिया था। उन्होंने दोनों हुक्स के बीच में एक लॉकिंग मेटल कार्बिनर क्लिप कर दिया, बस एक बैकअप के तौर पर, ताकि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके कि रस्सी फिसले नहीं। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने एक विनाशकारी गलती के लिए बिल्कुल वही हालात बना दिए हैं। फेई रूट के टॉप पर पहुंचकर बहुत उत्साहित थीं। शायद फेई ने ऊपर कुछ देर नजारे का आनंद लिया और जब उतरने का वक्त आया तो वे जानती थीं कि उन्हें अतिरिक्त लॉकिंग कार्बिनर हटाना है, 2 मस्की हुक्स को काम करने देना है और नीचे की रस्सी पर भार देना है, और यही उन्होंने किया। फेई ने दोस्त को इशारा किया और पीछे झुक गईं। उम्मीद थी कि रस्सी उन्हें सुरक्षित नीचे उतारेगी। इसके बजाय रस्सी दीवार से पूरी तरह से निकल गई और इससे पहले कि वह कुछ कह या कर पाती, वह सीधे 90 फीट नीचे जमीन पर गिर गईं, ठीक अपने दोस्त के पास जो रस्सी पकड़े हुए था। लोग तुरंत दौड़कर आए। उस दिन चट्टान पर एक डॉक्टर भी मौजूद थे जो मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन 90 फीट की ऊंचाई से ठोस चट्टान पर गिरना यह बहुत ज्यादा है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। फेई का तुरंत ही निधन हो गया। ये एंकरों के जवाब दे जाने की कहानी नहीं थी। इस घटना के होने का कारण जब भी मैं सोचता हूं तो मुझे अब भी बहुत दुख होता है। आइए उस रूट के ऊपर लगे उन मसी हुक्स के पास वापस चलते हैं। वे ऐसे बने हैं कि नीचे से ऊपर जा रही रस्सी पकड़ सकें, ऊपर रखी रस्सी नहीं। अतिरिक्त कार्बिनर हटाने के लिए
फेई को रस्सी कुछ इंच ऊपर उठानी पड़ी ताकि वह उसके चारों ओर अपनी उंगलियां ले जा सकें। और उन 2 सेकंड में रस्सी गेट के नीचे से ऊपर आ गई। नीचे से उसकी दोस्त फर्क नहीं समझ पाई, कोई भी नहीं समझ सकता था कि जब फेई ने पीछे झुककर अपना पूरा वजन डाला तो वो रस्सी उस जगह पर थी जहां वो हुक उसे पकड़ नहीं सकते थे। गेट एक झूलते हुए दरवाजे की तरह पूरी तरह खुल गया और रस्सी फिसल कर बाहर निकल गई। ये सिर्फ भौतिकी का मामला था और इस हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि जो काराबिनर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लगाया गया था वही असल वजह बना जिसकी वजह से उसे शुरू में ही रस्सी उठानी पड़ी। अगर उसे हटा दिया जाता तो रस्सी वहीं रहती जहां उसे होना चाहिए था, हुक्स के अंदर गहराई में। किसी की कोई गलती नहीं थी। वे अपनी दोस्त से प्यार करते थे और उसकी सुरक्षा चाहते थे। इसी वजह से उस युवा लड़की ने जान गंवा दी। अब आप समझ रहे हैं, है ना? रॉक क्लाइंबिंग में सबसे बड़ा खतरा गलत उपकरण पर भरोसा करना है। तो सबसे अच्छा विकल्प शायद यही है कि जब आपको उपलब्ध चीजों पर भरोसा ना हो तो अपना खुद का गियर बना लें, है ना? यही कुछ टेक सार्जेंट पीटर क्रेन्स के दिमाग में था 8 अक्टूबर 2019 को, जब वे बोइस आइडाहो के पास ब्लैक क्लिफ्स पर गए थे। पीटर अपने प्लाटून के साथ संयुक्त राज्य वायुसेना के 6 दिन के पर्वतारोहण कोर्स में थे। सेना नियमित रूप से पीटर जैसे लोगों को, जो अर्धसैनिक बचावकर्मी हैं, चढ़ाई सिखाती है। अक्सर हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर पाते जहां घायल हो, तब पीटर की जरूरत होती है। उस दिन वे सुबह करीब 11 बजे से ही चढ़ाई कर रहे थे। दिन काफी बीत चुका था और इस सत्र के आखिरी अभ्यास के लिए उनमें से 3 लोगों को 50 फुट ऊंची चट्टान की चोटी से रैपलिंग करनी थी। उसके बाद वे घर जाने वाले थे। रैपलिंग चढ़ाई करने के बिल्कुल उलट होती है। इसमें आप चट्टान पर ऊपर चढ़ने के बजाय रस्सी की मदद से खुद को नीचे उतारते हैं। यह काफी आसान है, बशर्ते आपकी रस्सी को पहाड़ से बांधने वाली चीज अपनी जगह पर सही सलामत बनी रहे। समूह चट्टान की चोटी तक गया, जहां एक और टीम पहले ही एक स्थायी एंकर छोड़ चुकी थी और ज्यादातर पर्वतारोही शायद बिना 2 बार सोचे उसमें रस्सी लगा लेते। लेकिन पीटर नीचे झुके, उसे देखा, फिर फैसला किया, मुझे ये पसंद नहीं है। कोई नहीं जानता क्यों, शायद वह पुराना लग रहा था या ये बस उनका सहज एहसास था। संभवतः वजह यह थी कि उस आदमी को अपने बच्चे और 20 हफ्ते की गर्भवती पत्नी के पास घर लौटना था, इसलिए वो जोखिम नहीं लेना चाहता था। जो भी वजह थी, पीटर सहज महसूस नहीं कर रहा था कि वो समूह के कुछ कम अनुभवी पर्वतारोहियों से उस पर भरोसा करने के लिए कहे। इसलिए उसने अपनी खुद की एंकर बनाई, 2 बेहद मजबूत धातु के उपकरणों को चट्टान की दरारों में गहराई तक फंसाकर। उसने दोनों टुकड़े मजबूत रस्सी से बांधकर बीच में मास्टर लूप बना दिया। आखिरकार, क्योंकि वह एक खड़ी चट्टान के किनारे पर खड़ा था, पीटर ने अपनी सुरक्षा हार्नेस को उस मास्टर लूप में बनी एंकर से जोड़ लिया, ताकि जब वह अपनी टीम के साथियों को नीचे उतरने में मदद करे तो वह खुद गिर न जाए। पीटर और उसके साथियों ने इसे जांचा, सब कुछ मजबूत लग रहा था। पहले एयरमैन ने अपनी रस्सी पीटर की एंकर से जोड़ ली, किनारे से पीछे हटते हुए नीचे उतर गया और सुरक्षित रूप से जमीन तक पहुंच गया। बिल्कुल सही। फिर दूसरा एयरमैन आगे आया, अपनी रस्सी जोड़ी, पीछे झुका और चट्टान से नीचे फिसलना शुरू कर दिया। पीटर ऊपर खड़ा था, सेफ्टी एंकर से बंधा और साथी को नीचे जाता देख रहा था। रैपलर आराम से नीचे उतरता रहा जब तक वह जमीन से लगभग 15 फीट दूर नहीं रह गया। तभी पीटर के एंकर का एक सिरा सीधा चट्टान से उखड़ गया। यह कितना डरावना होता अगर पीटर ने पहले से सोचकर चट्टान में 2 गियर फंसाकर ना रखे होते। इस शैली को रिडंडेंट एंकर बनाना कहते हैं और इसे इसलिए किया जाता है कि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा क्लाइंबर को संभाल ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रस्सी पर उतर रहा क्लाइंबर अचानक कुछ फीट नीचे गिर गए। फिर एक पल बाद एक और तेज आवाज आई जब वो आखिरी 15 फीट नीचे जमीन पर गिर गए। वह मिट्टी पर गिरा और बिना चोट के खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने जमीन से उठकर खुद को झाड़ा, उसने ऊपर देखा तो पीटर को हवा में बिना किसी सुरक्षा के नीचे गिरते हुए देखा। और इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि पीटर बिना किसी तैयारी के जोर से चट्टानी पहाड़ी की जमीन पर गिर गया। पीटर के साथी तुरंत उसके पास पहुंच गए।
ये सैन्य बल के सबसे बेहतरीन ट्रॉमा मेडिक्स थे। अगर दुनिया में किसी के पास पीटर को बचाने का मौका था तो वो उस दोपहर उसके आसपास खड़े लोगों के पास था। उन्होंने सीपीआर किया। उन्होंने वहीं चट्टान के किनारे आपातकालीन शल्य वायुमार्ग प्रक्रिया भी किया। लेकिन पीटर 53 फीट ऊपर से गिरा था। उसकी चोटें बहुत ज्यादा गंभीर थीं। पीटर क्रेन्स की मौके पर ही मौत हो गई। वो 33 साल का था। पीटर ने एंकर बनाते समय 2 मोटे धातु के टुकड़े चट्टान में फंसाए और उन्हें रस्सी से जोड़ वी आकार बनाया। विचार था कि वे दोनों धातु के टुकड़े रस्सी से लटकने वाले का वजन आपस में बांट लेंगे। लेकिन जब एक टुकड़ा बाहर निकला तो रस्सी अब वी आकार में कसकर नहीं खींची थी। वह सीधा नीचे झटके से आ गिरी, जैसे कोई लिफ्ट की केबल अचानक तनाव के कारण कट गई हो। और क्योंकि पीटर ने अपनी सुरक्षा हार्नेस उसी गियर के टुकड़े से बांधी थी, एंकर के फेल होने की गति ने उसे भी सीधे किनारे के पार खींच लिया। मुझे लगता है इस कहानी की सबसे दुखद बात है कि ऐसा क्यों हुआ। जांचकर्ताओं ने पाया कि पीटर ने जिन दरारों का उपयोग किया वे बेसाल्ट चट्टान की चोटी के पास थीं। बाहर से चट्टान ठोस दिखती थी, लेकिन बेसाल्ट की चट्टानों के ऊपरी हिस्से की चट्टान अक्सर उससे ज्यादा टूटी फूटी होती है जितनी दिखती है। ये लगभग ताजे ब्रेड की परत जैसा है, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से आसानी से टूटने वाली। तो जब पहला सुरक्षा उपकरण जवाब दे गया तो अचानक हुई हलचल ने शायद दूसरे टुकड़े के आसपास की चट्टान को भी कमजोर कर दिया। उसने वास्तव में कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन एक छोटी सी, लगभग नगण्य सी बात ने उसकी जान ले ली। पीटर के बाद आप सोच सकते हैं कि तकनीकी खराबी का सबसे बुरा देख लिया है। आपने नहीं देखा, क्योंकि यूरॉन क्रॉप के साथ जो हुआ वो आज भी अनुभवी पर्वतारोहियों को हैरान कर देता है। 23 सितंबर 2002 को यूरॉन एक जगह चढ़ाई कर रहे थे जिसे फ्रेंचमैन कूली कहा जाता है, वॉशिंगटन राज्य में अपने करीबी दोस्त के साथ, वही करते हुए जिससे वे मशहूर हुए। वो उड़ान के साथ ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग कर रहे थे। पारंपरिक चढ़ाई अजीब लग सकती है, खासकर अगर आपने पहले नहीं देखी हो, क्योंकि इसमें किसी और के पहले से चट्टान में लगाए गए बोल्ट्स में क्लिप करने के बजाय कैम्स नाम के धातु उपकरण इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ा जाता है। एक कैम एक बेहतरीन छोटा इंजीनियरिंग नमूना है। ट्रिगर दबाने पर इसके धातु किनारे अंदर खिंच जाते हैं। आप इसे चट्टान की दरार में डालते हैं, ट्रिगर छोड़ते हैं, स्प्रिंग्स उसके धातु वाले किनारों को दरार की दोनों दीवारों पर जोर से दबा देती हैं और रस्सी इसमें क्लिप कर देते हैं। अगर आप गिरते हैं तो नीचे की ओर खिंचाव धातु को और फैलाता है और चट्टान को मजबूत पकड़ता है। जैसे जैसे यूरॉन ऊपर चढ़ते, हर कुछ फीट पर रुककर चट्टान में दरार ढूंढते, बेल्ट से कैम निकालकर उसमें फंसा देते और रस्सी क्लिप कर देते। फिर वो कुछ फीट और चढ़ते, नई दरार ढूंढकर वही करते। उन्होंने ये तब तक किया जब तक वो लगभग रास्ते के सबसे ऊपरी और सबसे कठिन हिस्से तक नहीं पहुंच गए। एक जगह पर यूरॉन को अच्छी पकड़ नहीं मिल पाई तो उनके हाथ फिसल गए और वो गिर गए। लेकिन यह अपेक्षित था। यहां तक कि सबसे अच्छे पर्वतारोही भी कभी-कभी फिसलते हैं, खासकर जब चट्टान का हिस्सा थोड़ा चौड़ा या फिसलन भरा हो। इसी कारण उन्होंने पिछले कुछ मिनट सुरक्षा के उपकरण लगाने में लगाए थे। जैसे ही उसका वजन रस्सी पर आया, ऊपर का कैम उसे पकड़ना था, लेकिन वह सीधा दरार से निकल गया। अब इससे शायद यूरॉन को काफी डर तो लगा होगा, लेकिन घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उस कैम के ठीक नीचे उसने पहले ही एक और कैम लगाया था और फिर उसके नीचे भी एक और। कई सुरक्षा उपकरण लगाने का पूरा मकसद यही है कि एक दूसरे का सहारा बन सके। तो जैसे ही वो गिरा, उसकी रस्सी अगले कैम पर कस कर अटक गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ सही से काम कर गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रस्सी को उस उपकरण से जोड़ने वाली धातु की क्लिप बीच से टूट गई। अब उसे रोकने के लिए कुछ नहीं बचा था। यूरॉन लगभग 60 फीट नीचे चट्टानों पर गिर गया। उसका चढ़ाई साथी तुरंत दौड़कर आया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक बस चला गया था। जांचकर्ताओं ने जानना चाहा कि यह कैसे हुआ। क्या यूरॉन ने पहला गियर गलत लगाया था?
या फिर खुद कार्बिनर ने ही किसी तरह से काम करना बंद कर दिया था। यहां जो हुआ वो उन सबसे बदकिस्मत चीजों में से एक है जिनके बारे में मैंने अपनी जिंदगी में कभी पढ़ा है। पहले कैन से शुरू करते हैं, जो मुड़ी छतरी जैसा होता है। आपको बस इसे छोटा मोड़ना होता है, एक संकरी दरार में डालना होता है और फिर छोड़ देना होता है। ये खुलकर फैल जाएगा और उस जगह के दोनों किनारों पर दबाव डालेगा। बस इतना ही, यही पूरा यंत्र है। हैंडल को जितना जोर से खींचेंगे, छाता दीवारों में उतना ही मजबूत फंसेगा। वो वहां गोंद से नहीं फंसा, बस अटका है, और जितना ज्यादा खींचेंगे अटकना उतना मजबूत होगा। ये छोटा सा लेकिन बेहद चतुर आविष्कार है और ज्यादातर समय कमाल का काम करता है। लेकिन कैंप्स की एक परेशान करने वाली आदत होती है। क्लाइंबर्स इसे वॉकिंग कहते हैं। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मान लें आपने झाड़ू दीवार के सहारे टिका दी है। यह देखने में बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जब भी कोई उसके पास से गुजरता है वो थोड़ा सा फिसल जाता है, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और आखिरकार वो वहां नहीं रहता जहां आपने उसे छोड़ा था। कैंप्स भी कुछ बहुत मिलती जुलती चीज करते हैं। चढ़ाई के दौरान जब रस्सी उनके आसपास हिलती डुलती है तो वो बार बार कैंप को हल्के से खींचती है। अधिकतर समय कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये धीरे धीरे खुद को दरार के एक चौड़े हिस्से में ले जाता है जहां ये उतना अच्छी तरह से पकड़ नहीं बना पाता। जांचकर्ताओं का मानना है कि शायद यहां भी यही हुआ था। जिस कैंप पर यूरॉन को सबसे ज्यादा भरोसा था वो गिरने से पहले चुपचाप खिसक गया, तो जब उसका पूरा वजन उस पर आया तो वह सीधा बाहर निकल गया। लेकिन फिर भी उससे उसकी मौत नहीं होनी चाहिए थी। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, उसे बस थोड़ा और नीचे गिरना चाहिए था, नीचे लगे अगले सुरक्षा उपकरण पर रुक जाना चाहिए था और उसे बस जोर का झटका लगता, लेकिन वह ठीक रहता। यही तो वजह है कि जब आप चढ़ाई करते हैं तो एक से ज्यादा सुरक्षा उपकरण लगाते हैं, और एक पल के लिए ठीक ऐसा ही हुआ। उसकी रस्सी नीचे वाले कैंप पर कस गई। वो रुकी रही, लेकिन उसकी रस्सी को कैंप से जोड़ने वाली मोटी धातु की अंगूठी बीच से टूट गई। यही वो हिस्सा है जिस पर जांचकर्ता आज भी यकीन नहीं कर पाते। कार्बिनर कभी टूटते ही नहीं है। आप पूरी जिंदगी चढ़ सकते हैं, शायद कभी न देखें। एक स्टैंडर्ड कार्बिनर 5000 पाउंड से ज्यादा ताकत झेल सकता है। आप इससे पिकअप ट्रक लटका सकते हैं। यूरॉन 6 फुट 3 इंच का मंसल आदमी था, लेकिन उसका वजन 5000 पाउंड नहीं था। तो इतना मजबूत धातु का टुकड़ा आखिर आधा कैसे टूट गया? पता चला कि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि एक कराबिनर असल में किस आकार का होता है। एक ताले की कल्पना करो। बंद ताला मजबूत होता है। आप उसे जोर से खींच सकते हैं, झूल सकते हैं, पूरा वजन डाल सकते हैं, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धातु का घेरा कहीं नहीं टूटता। अब उसी ताले की कल्पना कीजिए, बस फर्क इतना है कि उसकी छोटी सी कुंडी कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई। अगर आप उसे देखें तो वह बंद दिखता है, लेकिन जहां सील होना चाहिए वहां बाल जैसी पतली दरार है। ऐसे ताले को खींचिए और आपके वजन का दबाव पूरे मजबूत घेरे में फैलने के बजाय उस एक कमजोर जोड़ पर ही इकट्ठा हो जाता है। यही जगह है जहां वह टूट सकता है। कार्बिनर का खुलने वाला हिस्सा वही कुंडी होता है। इसे पूरी तरह से बंद कर दें तो कार्बिनर असल में एक ठोस रिंग बन जाता है, लेकिन अगर गेट पूरी तरह से बंद नहीं है, चाहे थोड़ा सा भी खुला हो, तो रिंग असल में अब रिंग नहीं रहती। यह धातु का घुमावदार टुकड़ा है जिसमें कमजोर जगह है, और वहीं यह तब टूट जाएगा जब उस पर पर्याप्त बल लगेगा। जांचकर्ताओं ने यूरॉन के उपकरण बरामद किए तो देखा कि कार्बिनर के गेट पर लगभग कोई नुकसान नहीं था। अगर वह पूरी तरह बंद रहता और जोर से झटका लगता तो तनाव के संकेत दिखते, जिससे पता चलता कि शायद वह खुला था या उसी वक्त उस पर वजन डालकर जबरन खोला गया। तो सामान्य रूप से हजारों पाउंड का भार सहने के बजाय कार्बिनर बस जवाब दे गया। क्या आप यकीन कर सकते हैं यह कितनी बदकिस्मती है? सबसे पहले कैम चुपचाप खिसक कर कमजोर स्थिति में पहुंच जाता है, फिर यूरॉन गिरता है, फिर वही कैम अपनी जगह से निकल जाता है, फिर अगला कार्बिनर बिल्कुल गलत स्थिति में फंस जाता है और जो रस्सी उसे पकड़ने के लिए थी वो बस जवाब दे देती है। जो कुछ भी गलत होना था वो सब हुआ, और ये सब लगभग 2 सेकंड के अंदर हो गया।
मुझे लगता है कि ये जगह भी कुछ अजीब उदासी से भरी है। ये एक ऐसा आदमी था जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर जीत हासिल की थी। उसने धरती के सबसे कठिन पहाड़ों पर हिमस्खलन और बर्फीले तूफानों से भी बचकर दिखाया था, लेकिन आखिर में उसकी जान एवरेस्ट ने नहीं ली। ये बस एक साधारण चट्टान थी और वो एक दोस्त के साथ बिताई जाने वाली साधारण सी दोपहर होनी चाहिए थी। यूरोन की कहानी दिल तोड़ने वाली है, लेकिन हमारी आखिरी कहानी उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। क्योंकि आज जिनके बारे में हमने बात की, उनसे अलग इस पर्वतारोही को बड़ा होने का मौका नहीं मिला। वो सिर्फ 12 साल का था। 2 जुलाई 2013 को युवा इतालवी पर्वतारोहियों का एक समूह फ्रांस के दक्षिण के छोटे पर्वतारोहण शहर ऑरपियर पहुंचा। ये पर्वतारोहियों की पसंदीदा जगह थी। शांत गलियां, ऊंची चूना पत्थर की दीवारें और हर दिशा में चट्टानों पर फैले सैकड़ों रास्ते। उस समूह में एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम टीटो ट्रावर्सा था। 12 साल की उम्र छोटी लगती है, लेकिन टीटो को चढ़ते देख आप 30 सेकंड में उसकी उम्र भूल जाते। वो चट्टान पर ऐसे आसानी से चलता था मानो उसने अपने पूरे 12 साल बस चढ़ाई ही की हो। वास्तव में उसने ऐसा ही किया। उसके माता पिता ने उसे चढ़ाई से तब परिचित कराया था जब उसे अभी भी अपने जूते के फीते बांधने में मदद की जरूरत पड़ती थी। जल्द ही वो पूरे यूरोप में युवा प्रतियोगिताएं जीतने और ऐसे रूट चढ़ने लगा जिनसे वयस्क भी जूझते थे, और इस खेल की सबसे चमकदार युवा प्रतिभाओं में शामिल हो गया। लेकिन अगर आप उन लोगों से पूछें जो टीटो को जानते थे कि वे उसकी चढ़ाई के बारे में क्या सोचते थे, तो वे आमतौर पर उसकी मुस्कान, अपने दोस्तों के साथ उसके हंसने के तरीके और हर बार जब भी उसे कहीं नई जगह चढ़ने का मौका मिलता था, उसकी उत्सुकता के बारे में बात करते हैं। आखिरकार उस सुबह वो अपने दोस्तों संग मस्ती करता बच्चा ही था। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। ये फ्रांस की एक आउटडोर समर क्लाइंबिंग ट्रिप थी जिसे इटली में उसके स्थानीय क्लाइंबिंग जिम ने आयोजित किया था। समूह में जिम की यूथ टीम के लगभग 10 बच्चे, 2 माता-पिता और एक पेशेवर प्रशिक्षक शामिल थे। टीटो की यह पहली बड़ी यात्रा थी और फ्रांस में गर्मियों के उस खूबसूरत गर्म दिन उसके अपने पिता वहां उसकी देखरेख के लिए मौजूद नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वे सबसे आसान रास्ते से शुरुआत करेंगे ताकि शरीर को पहले वार्म अप किया जा सके, फिर बाद में कठिन चढ़ाइयों की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि पहले शरीर को गर्म करना समझदारी थी। टीटो ने सबसे पहले जाने की पेशकश की, लेकिन उसके पास पूरी चढ़ाई का सामान नहीं था, इसलिए उसे ग्रुप की एक लड़की से कुछ उधार लेना पड़ा। खास तौर पर उसने क्विक ड्रॉस का एक सेट उधार लिया। क्विक ड्रॉ असल में 2 मेटल क्लिप्स होते हैं जो एक मजबूत कपड़े की छोटी पट्टी से जुड़े होते हैं। एक क्लिप बोल्ट पर और दूसरी में रस्सी डाली जाती है। बीच की कपड़े की पट्टी ही असली काम करती है। बस इतना ही। यह हजारों पाउंड वजन झेल सकता है और रोजाना हजारों पर्वतारोही इस पर भरोसा करते हैं। टीटो ने भी ऐसा किया और कुछ मिनटों में चढ़ाई के शिखर पर पहुंच गया। उसने दोस्तों को देखकर मुस्कुराया, बोला तैयार है, और हार्नेस पर पीछे झुक गया। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। फिर एक हल्की सी चटकने की आवाज आई और टीटो कुछ फीट नीचे गिर गया। फिर एक आवाज आई और वह और नीचे गिर गया। चटक चटक चटक। सब इतनी जल्दी हुआ कि नीचे देख रहे लोग मुश्किल से समझ पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे लगे सुरक्षा उपकरण गायब होते जा रहे हों। जैसे ही उसके दोस्त जमीन से डर के मारे देख रहे थे, 8 अलग अलग सुरक्षा उपकरण एक के बाद एक फेल हो गए। वे सचमुच कुछ ही सेकंडों में दीवार से खुल गए और पूरी तरह से चट्टान से अलग हो गए। टीटो 60 फीट नीचे जमीन पर गिर गया। वो हेलमेट नहीं पहने हुए था। राहत कर्मी जल्दी पहुंचे और उसे तुरंत हवाई रास्ते से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसमें शामिल सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऊपर आखिर हुआ क्या था। एक धातु का टुकड़ा फेल हो सकता है, लेकिन 8, वो भी जब सब नया था। कुछ या किसी ने जरूर गलती की थी, और सच कहें तो किसी ने वाकई में गलती की थी। कई बार दुकान से क्विक ड्रॉ खरीदने पर वो टुकड़ों में मिलता है और आपको खुद फैब्रिक स्लिंग्स में कैराबिनर्स जोड़ने पड़ते हैं। और चूंकि वो फैब्रिक लचीला होता है, नीचे वाला कैराबिनर कई बार घूम सकता है या उल्टा हो सकता है जब आप जल्दी से अपनी रस्सी उसमें क्लिप करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
ये काफी परेशान करने वाला होता है। ऐसा होने से रोकने के लिए गियर कंपनियां एक छोटी टाइट रबर बैंड देती हैं और उसका काम बस इतना है कि कैराबिनर को सही दिशा में रखना ताकि वो चढ़ाई के दौरान घूम न जाए। बस इतना ही। रबर बैंड का बस यही एक काम है। इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। लेकिन टीटो ने जिससे सामान उधार लिया उसकी मां ने ही पार्ट्स खरीदे थे और उस लड़की ने ट्रिप से पहले इन्हें घर पर असेंबल किया था। और जब वो छोटी लड़की अपने लिविंग रूम में वो क्विक ड्रॉज जोड़ रही थी, उसने एक खतरनाक गलती कर दी। उसने कार्बिनर को असली स्लिंग पर लगाने के बजाय, जो हजारों पाउंड का भार सहन करने के लिए बनी थी, उसे रबर बैंड पर लगा दिया, जिसका काम सिर्फ गेट को सही दिशा में रखना था। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसे जांचना नहीं सिखाया गया था। वह बस अपनी थोड़ी जानकारी से पूरी कोशिश कर रही थी और सामान वैसे ही जोड़ रही थी जैसे उसे सही लगता था। जब वह पीछे की ओर झुका तो पहली रबर बैंड उसके वजन से तुरंत टूट गई, इसलिए वह अगले गियर पर गिर गया और वो रबर बैंड भी टूट गई। ये अदृश्य गलतियों की डोमिनो प्रतिक्रिया थी। ये सिलसिला वहां आकर खत्म हुआ जहां अब तक के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे कम उम्र के पर्वतारोहियों में से एक अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रहा था। और आप जानते हैं, सबसे बुरी बात यह थी कि एक समय ऐसा लगा जैसे वह बच जाएगा, लेकिन वो नहीं बच सका। चोटें बहुत गंभीर थीं। 3 दिन बाद दुख की बात है वो चल बसे। थोड़ा सा रास्ता बदलते हैं। हर महीने एक ऐसी कहानी होती है जो YouTube पर कभी नहीं आती। अगर आप चाहें तो वहां है पेट्रियन, लिंक नीचे है। तो हम कहाँ थे? बात यहीं नहीं रुकी। टीटो के माता पिता अपने 12 साल के बेटे को दफनाकर इसे महज एक अजीब हादसा मानने को तैयार नहीं थे। ये एक बड़ी त्रासदी थी, पर कोई अजीब प्राकृतिक घटना नहीं थी। टीटो एक बच्चे थे जो एक ऐसी यात्रा पर गए थे जिसे वयस्कों ने आयोजित, संचालित और निगरानी की थी। उसकी सुरक्षा के लिए वही वयस्क जिम्मेदार थे। उन्हीं को हर चीज को दोबारा जांचना चाहिए था। उसके माता पिता ने जवाबदेही मांगी। इटली के अभियोजकों ने भी समर्थन किया। उन्होंने एक गैर इरादतन हत्या की पूरी जांच शुरू की। अब उन्होंने उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसने गियर जोड़ा था। उन्हें पता था वो सिर्फ एक बच्ची थी जिसे सही गलत नहीं पता था। उन्होंने 5 वयस्कों पर आरोप लगाया। उन्होंने उस दिन चट्टान के पास खड़े प्रशिक्षकों, पर्वतारोहण क्लब के प्रबंधक और बिना स्पष्ट सुरक्षा निर्देशों के उपकरण बेचने वाले निर्माता पर आरोप लगाया। तर्क साफ था, 12 साल का लड़का कभी क्लाइंबिंग वॉल पर आखिरी सुरक्षा जांच करने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ टीटो को सुरक्षित रखने में नाकाम रहने की बात नहीं थी, क्योंकि उस उपकरण की जांच न करने की वजह से इन बड़ों ने एक लड़के की जान ले ली और एक बच्ची को दोस्त की मौत के अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर दिया। जीवन और मृत्यु की जिम्मेदारी उस पर नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी उसे उठानी पड़ी। कानूनी मामला 5 लंबे दर्दनाक सालों तक चलता रहा। आखिरकार मई 2018 में एक इतालवी अदालत ने फैसला सुनाया। 4 वयस्क बरी हुए। एक व्यक्ति गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। यह उन्हीं प्रशिक्षकों में से एक था जो टीटो के साथ यात्रा पर गया था। न्यायाधीश ने कहा कि एक जिम्मेदार वयस्क पेशेवर के रूप में उसका कानूनी और नैतिक दायित्व था कि बच्चों के उपकरणों की जांच करे इससे पहले कि उन्हें जमीन छोड़ने दिया जाए। उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन चूंकि यह उसका पहला अपराध था, उसे वास्तव में जेल में समय नहीं बिताना पड़ा। टीटो के पिता के लिए यह मुकदमा कभी बदले के लिए नहीं था। यह इतना जोरदार संदेश देने के बारे में था कि बाकी दुनिया उसे नजरअंदाज न कर सके। उन्होंने इस कठिनाई से मिली मुआवजे की रकम करीब 1 लाख यूरो ली और उसका एक एक पैसा टीटो की याद में एक बच्चों की चैरिटी को दान कर दिया। और पर्वतारोहण की दुनिया ने सच में ध्यान दिया। टीटो की दर्दनाक कहानी ने बड़े बदलाव शुरू किए। आज अगर आप उसी उपकरण को किसी दुकान से खरीदने जाएं, तो आप कुछ अलग देखेंगे। निर्माताओं ने रंगीन रबर बैंड का उपयोग बंद किया। अब वे उन्हें पारदर्शी प्लास्टिक से बनाते हैं। इस तरह जो भी इसे देखता है वह अपनी आंखों से साफ देख सकता है कि धातु मजबूत कपड़े पर सुरक्षित रूप से रखी है या खतरनाक तरीके से रबर पर। यह एक छोटा साधारण बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। अब तक
हर त्रासदी पर्वतारोही के नियंत्रण से बाहर कारणों से हुई है। जॉन बक्कार ने विश्वास किया कि कौशल उपकरण की जगह ले सकता है और इसी पर अपनी पहचान बनाई। कई सालों तक उन्होंने सबको सही साबित किया, फिर एक दिन नहीं कर पाए।